तो अच्छा जी। अच्छा, कल तक की कहानी में हमने ये देख लिया था कि सोलर सिस्टम हमने समझ लिया था, सोलर सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो हमने देख लिया था। हमने कहा था कि भाई सोलर सिस्टम इज ऑल्सो मूविंग, राइट। सो अब आज की कहानी में है ना, हमने ये चीज़ें देखनी है कि हमारे पास जो एक गैलेक्सी है भाई। अब बेसिकली सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, राइट। इसी तरह से अगर एक गैलेक्सी लो तो उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सोलर सिस्टम है, और बहुत सारे जो है वो बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। एंड वी आर बेसिकली नॉट इन द सेंटर ऑफ द सोलर, इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, राइट। और गैलेक्सी लाइक बहुत बड़ी है, ओके। तो लाइक तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब तुम सोलर सिस्टम में अगर तुम निकल गए ना तो तुम वापसी नहीं आ सकते, मतलब ऐसा वाला हिसाब किताब है। क्योंकि एक तो ग्रेविटी नहीं है, मतलब सोलर सिस्टम में या कहीं पे ग्रेविटी है नहीं, यानी एज इन ग्रेविटी स्प्रेड आउट नहीं है, सही है। अम, अच्छा जी, सही हो गया। सो जब तुम्हारे पास ग्रेविटी स्प्रेड आउट नहीं है तो तुम ऑन योर ओन मूव कर रहे होगे, सही है। तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। अच्छा, मैंने मैंने तुम्हें कल बताया था कि हमारे पास जो ये सेपरेशन है, जो रेडियस है इसका, दैट इज लाइक वेरी बिग। तो ये वाला जो रेडियस है, दैट इज क्वाइट ह्यूज, ओके। सही है। ये रेडियस है तुम्हारे पास तकरीबन 1000123 एंड एक और जीरो, लाइट ईयर्स, ओके। इतना तुम्हारे पास इसका डायमीटर है, ओके। सो जैसे ये पूछते हैं अक्सर, ओके, डायमीटर, ओके। सो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, अच्छा बाय द वे हम जो रह रहे हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी हम कह रहे होते हैं इसमें, सही है। और इसको जो है ना, इसके अंदर हमारे पास इसका जो रेडियस है, डायमीटर, ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। तो और ये लाइक बहुत ज़्यादा है, सही है। तो हम अभी इसके जो है ना, इसके भी डिस्टेंसेस की भी कुछ थोड़ी बहुत देखेंगे कि इसकी क्या हिसाब किताब है। यानी डिस्टेंसेस किस तरह से, यानी सोलर सिस्टम या हम यूनिवर्स की जब बात कर रहे होते हैं तो हम डिस्टेंस जो है वो कहाँ पे किस किस तरह से ले रहे होते हैं, राइट। चलो, Sir, सही हमने। बोलो how बोलो। do we convert light years to kilometers? अरे मेरी जान Do we बताऊंगा have to ना। multiply with speed of light? अरे यार मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, 2 मिनट तो दो, मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। अच्छा जी, अभी अभी तो पहले सिर्फ थोड़ी बहुत कहानी सुनो ना। मैंने सारी चीज़ें सिखानी है कि बहुत सारे डिस्टेंसेस होते हैं, हम उसको देखेंगे, सही है। तो खैर, यहाँ अभी सिर्फ ये रट्टा लगाने वाली बात है, राइट। लाइट ईयर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है, अच्छा इसी तरह से तुम मैंने तुम्हें बताया कि एक सोलर सिस्टम है, वी हैव मल्टीपल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, राइट। स्टार है, प्लैनेट्स है, मून है, सही है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है इन अ सोलर सिस्टम, राइट। फिर एक गैलेक्सी के अंदर वी हैव मल्टीपल मल्टीपल, लाइक वी हैव मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, वी हैव मिलियन ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ स्टार, राइट। एक गैलेक्सी के अंदर, राइट। एंड देन इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्स है। सो इन अ यूनिवर्स वी हैव billions of galaxies out there, okay, and one of the galaxy is the Milky Way galaxy, okay. So um, हम ये कहते हैं कि भाई um, universe universe is expanding, expanding, सही है। How do we know universe is expanding, वो भी मैंने बताना है, okay, but universe is expanding, सही है, and billions of galaxies are there in the universe, okay. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स, ओके। कि इसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, वो एक्सपैंड हो रही है, हर हर चीज़ एक दूसरे से दूर जा रही है, राइट। एंड देन हमारे पास जो मिल्की वे गैलेक्सी है, सो
This is the galaxy galaxy where, yeah, in which our solar system is. Okay. Um, it also contain billions of star and solar systems, right? राइट. सो ये गैलेक्सी हमारे पास है, राइट. हमारे हमारे नियर बाय गैलेक्सी जो है उसको हम कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सही है. वो हमारे आसपास करीब में है, सही है. सो द नियरेस्ट गैलेक्सी इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ओके. सो दिस इज द नियर बाय गैलेक्सी जो कि हमारे आसपास है, सही. अच्छा. और ये बेसिकली हमारी तरफ आ रही है, राइट. द एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड द मिल्की वे गैलेक्सी आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, राइट. तो ये थोड़ा हमारे तरफ आ रही है, राइट. हमें कैसे पता चल रहा है बाय द वे कि हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है, वो भी मैंने बताना है, ओके. अच्छा. और बेसिकली जो जो गैलेक्सी है उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, सही है. जिसकी वजह से वो गैलेक्सी जो है ना वो आपको लाइटेड या इनलाइटेड दिख रही होती है, राइट. आपको दिख रहा होता है कि भाई ओके ये इस तरह से, सही. एंड यहाँ पे ना अभी तक हमने लाइक साइंटिस्ट ने तकरीबन 1310 के आसपास की गैलेक्सीज का उन्होंने डाटा निकाल लिया है, सही है. और उनको उसके बारे में थोड़ा बहुत समवॉट नो हाउ है, ओके. So we know about the presence of the 1310 galaxies और उनके बारे में थोड़ा बहुत डाटा हमारे पास है. लेकिन ज़्यादातर और बहुत सारी गैलेक्सीज के बारे में हमें नहीं पता है, राइट. कुछ ऐसी हैं कि जिनकी लाइट हम तक नहीं पहुंची है तो हमें दिखती नहीं है, सही. कुछ ऐसी हैं कि जो हमें दिखती हैं बट हम उसको जो है ना प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह, सही. तो ये हमारे पास जो है ना यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अंदर फिर जो है ना ये एक सॉर्ट ऑफ मैंने आपको थोड़ा सा ये दे दिया, सही है. अच्छा जी. अब इसके बाद जो है ना अगर तुम यूनिवर्स के अंदर हो, सो यूनिवर्स जो कि बहुत बड़ा है, सही है. और यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, सही है. तो तुम्हें जो है ना पहले तो यूनिवर्स के अंदर डिस्टेंसेस अगर हैं तो तुम्हें उसको किस तरह से मेजर करोगे उसकी बात करनी है हमें, सही है. फिर उसके बाद जो है ना ये इसके स्टार्स की बात करेंगे. हम्म, हम ये कहते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, ओके. अच्छा. एक तो डिस्टेंस होता था कि भाई हमारे दुनिया से लेकर जो है ना हमारे किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस होता था, सही है. सो एक तो डिस्टेंस है हमारे पास किलोमीटर के अंदर, सही है. और अब ये आप कोई भी ले सकते हो, सही है. फिर एक डिस्टेंस हमारे पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर, राइट. इसका ये सीन है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हम कहते हैं कि भाई इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, ओके. ये कॉन्सेप्ट है, सही है. यानी अगर तुम देखो लेट्स से ये हमारे सूरज है, ओके. ये हमारा सूरज है, ओके. एंड ये लेट्स से आप मान लो कि भाई पाथ ऑफ द अर्थ है,
सही है। एंड सही है, एंड ये जो डिस्टेंस होगा ना, अच्छा ये हमारी दुनिया बाय द वे। ओके। अच्छा, जो डिस्टेंस की, जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस ये वाला होने वाला है। ये ये वाला डिस्टेंस। ओके। सो दिस इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम कहते हैं। सही है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 1.5 एक्सपोनेंट 11 किलोमीटर्स। ओके। सो ये इसके बराबर होता है। सही है। सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैज अ वैल्यू ऑफ दैट मच, बट तुम्हें बस सिर्फ इतना पता हो, नाम पता होना चाहिए, काफी है। सही है, वैल्यू तुम्हें देंगे कि एग्जाम के अंदर। ओके। अच्छा, उसके बाद अब, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, वो हमारे पास छोटा पड़ता है। सही है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम लाइट ईयर यूज करते हैं। सही है। थर्ड हमारे पास लाइट ईयर। ओके। अच्छा, लाइट ईयर का क्या मतलब होता है कि इट इज बेसिकली द डिस्टेंस traveled by the light in 1 year. Okay. Yani, so we know that okay, the speed of the light c is 3 exponent 8. Okay. And okay, so the distance it covers ये हमें नहीं पता। Okay. And the time जो हम ले रहे हैं वो है, टाइम वो हम ले रहे हैं वो 1 ईयर का ले रहे हैं। सही है। टाइम जो टी ले रहे हैं वो हमारे पास 1 ईयर का, 1 ईयर का है। सही है। And that is 365, okay, into 24 hours into 60 into 60, राइट। सो अगर मैं इसको यूज करके लाइट ईयर निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। एंड डिस्टेंस हमारे पास हमें निकालना है, स्पीड है 3 एक्सपोनेंट 8, राइट, इंटू डिस्टेंस हमारे पास है 65 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। सर कैलकुलेट कर दो प्लीज, कितना आता है। यस, एनीबडी। जहाँ तक मुझे याद है इसकी वैल्यू आती है, आई एम नॉट श्योर। 3 एक्सपोनेंट 8 इंटू, यस, Yes, सही हो sir. गया। It's 9.46 times 10 to the power 15। 15. परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली दिस इज 1 लाइट ईयर। ओके। सो एंड यू कैन सी दैट कि भाई 1 लाइट ईयर जो है ना वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है एक्सपोनेंट टू द 11th। ओके। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट 15 है, यानी 10,000 टाइम ग्रेटर है। ओके। हमारे पास बाय द वे इसके अलावा एक और डिस्टेंसिंग भी आती है जिसको हम कहते हैं पार्सेक। ओके। और मेगा पार्सेक। ओके, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। सही। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि हमें इसके जो है ना डिस्टेंसेस पता होना चाहिए कि भाई अगर आप इस डिस्टेंसेस नाप रहे हो, सही है, इसके अंदर स्पेस के अंदर, तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिस्टेंसेस हो सकते हैं, राइट। लाइट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किलोमीटर्स इज इंपॉर्टेंट, राइट। हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर देंगे तो आपको वैल्यू मेंशन करेंगे। सही है। अच्छा जी, डिस्टेंसेस की बात तो हमने कर ली। अब दूसरी ये चीज़ है कि भाई जो गैलेक्सी है, जो यूनिवर्स है, उनके अंदर ये जो गैलेक्सी है उसके अंदर एक तो स्टार्स थे, एक सोलर सिस्टम थे, राइट। और या आप कह लो कि गैलेक्सी के अंदर बेसिकली दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। सही है। ये यूनिवर्स के अंदर दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। सही। एक तो वो ऑब्जेक्ट है कि जो लाइट एमिट करते हैं, और एक वो ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट एमिट नहीं करते। सही, ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट। सो अच्छा जी, आ जाओ, सूर्य नीचे लेके चलते हैं।
कट एंड ये आ गया पेस्ट। सही। अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास यूनिवर्स के अंदर है दो टाइप के वो है ऑब्जेक्ट। सो यूनिवर्स कंटेन द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड कम ऑन। ओके, सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपके पास जो है वो दो टाइप के ऑब्जेक्ट आपके पास होते हैं। सही है। अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसको एक तो हमारे पास होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक? लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, और नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हमारे पास हो गए दो टाइप के ऑब्जेक्ट, सही। अच्छा, लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट कभी कभार होते हैं कि जिनकी हमें ना लाइट की क्वांटिटी पता होती है, सही है, और कुछ की हमें नहीं पता होती, सही है। तो जो लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके उनके अंदर जो है ना, जैसे जिनकी लाइट की क्वांटिटी हमें पता है, वो हमारे पास है। जैसे सन है, सन के हमें लाइट की इंटेंसिटी पता है, राइट, कितनी पावर इमिट कर रहा है हमें पता है, राइट। लेकिन जो मेनली अब हमारे पास जो आते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं बेसिकली स्टार्स। स्टार्स, ओके। सो ये हमारे पास जो लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मेनली स्टार्स होते हैं, मेनली स्टार्स होते हैं। स्टार्स एंड सन एंड सन, राइट। नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास जो है वो आपके पास मून आ जाते हैं, सही, आपके पास प्लेनेट आ जाते हैं, सही, आपके पास एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, आपके पास कॉमेट्स आ जाते हैं, सही। ये आपके पास लाइट इमिट नहीं कर रहे, सही है क्या? अच्छा जनाब, अब हम जो है जो स्टार्स और सन है, अच्छा, हमारे पास जब सुपरनोवा होता है उसकी वजह से भी लाइट जनरेट होती है, राइट। तो हम यहाँ पे सुपरनोवा भी कह सकते हैं, सही है। सही, बेसिकली तीन टाइप के जो है ना लाइट एमिशन आपके पास आपको मिल सकती है, राइट। सुपरनोवा से भी आपको लाइट मिलती है। अच्छा, अब बेसिकली स्टार और सन को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ओके, याद रखना। इस सन को तो हम ऐसे ही सन कह रहे होते हैं क्योंकि मतलब लाइक हमने उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, राइट। लाइक वन ऑफ द स्पेसिफिक स्टार इज सन, बस ये है, सही, या उसका नाम सन हमने दिया हुआ है, राइट। वरना एस एच अगर तुम देखो या एस्ट्रोनॉमी के अंदर तुम देखो तो सारे स्टार्स नॉर्मल स्टार लाइट लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उसको स्टार्स कह रहे होते हैं, सही। अच्छा जी, खैर, तो अब हमारे पास जो है ना ये जो स्टार्स है ये बेसिकली यही लाइट जनरेट करते हैं। दीज आर द लाइट सोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स एंड दे आर लाइक कैंडल्स, ओके। और ये जो है ना यूनिवर्स का तकरीबन 4% जो एरिया है या 4% जो रीजन है यूनिवर्स का उसके अंदर लाइट है बस। 96% वो ब्लैक है, डार्क है, ओके, हम नहीं देख सकते उसको, सही। सो 4%
of the universe is light. Okay, yeah, has a light, and the rest has no light. Okay, अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं भाई। अच्छा जी, तो अब हमें यहाँ से ये समझना है कि भाई अगर हमारे पास एक वो है, क्या बोलते हैं अपना, एक स्टार है, क्योंकि नॉन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारे किसी काम के नहीं, ऑल दो सही, यानी एज इन उनसे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा एसएच कि हम यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ देख पाए, सही। तो स्टार बेसिकली हमें इस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं कि हम देख सकते हैं यूनिवर्स में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे अगर हमारे पास स्टार्स अगर हम उनको कंसिडर करें, तो उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है हमने उसको समझना है, सही है। कि भाई स्टार्स कैसे पैदा होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे जवान होते हैं, फिर कैसे मर जाते हैं, सही है। सो हमें इन चीज़ों को समझना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा बहुत हमने समझना है, और फिर उसके बाद जो है तुम्हें भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स याद होने चाहिए, एंड वो इतना काफ़ी रहेंगे तुम्हारे लिए, सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो। आ जाओ भाई। सो अब ये जो स्टार्स के जो लाइफ साइकिल है, जिसको हम इंटरस्टेलर एवोल्यूशन कहते हैं, सही है, हम इसको कह रहे होते हैं कि दिस इज बेसिकली इंटरस्टेलर एवोल्यूशन, सही हो गया, इसको हम ये कह रहे होते हैं। अच्छा जी, कहानी स्टार्ट होती है भाई, तुम्हारे पास प्लानिटरी नेबुलस है, सही है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। तुम्हें बस ये पता होनी चाहिए तुम्हारा पूरा आईजीज का वो है, सही है, पूरा आईजीज का चार्ट है, इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर इनफ है, सही। अच्छा जी, तुम्हारे पास प्लानिटरी नेबुला से कहानी स्टार्ट होती है, सही है। फिर वो प्लानिटरी नेबुला जो है वो तुम्हारे पास प्रोटो स्टार के अंदर कन्वर्ट होता है, सही है। यानी जस्ट बिफोर द स्टार वो प्रोटो स्टार के अंदर कन्वर्ट होता है, राइट। और फिर तुम्हारे पास जो है वो मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है, राइट। फिर मेन सीक्वेंस स्टार जो होता है वो दो टाइप के हो जाते हैं, राइट। अगर तो मेन सीक्वेंस स्टार जो है वो उसका मास सन के मास के अराउंड है, तो फिर तो तुम्हारे पास वो जस्ट मेन सीक्वेंस स्टार हम कहते हैं। लेकिन अगर तो उसका मेन सीक्वेंस स्टार का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं ब्लू मेन सीक्वेंस स्टार। ओके, तो ये जो होता है, ये होता है ब्लू मेन सीक्वेंस, सही हो गया। ये हमारे पास ब्लू मेन सीक्वेंस स्टार कहलाता है, राइट। अच्छा जी, अब जब स्टार, अच्छा मेन सीक्वेंस स्टार में जो है ना, स्टार अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, ओके। एंड उसके बाद जब अगर तो मेन सीक्वेंस स्टार सन वाला है, देन वो मेन सीक्वेंस स्टार आगे जाके रेड जाइंट बन जाएगा, एंड देन प्लानिटरी नेबुला, एंड देन वाइट ड्वार्फ, और फिर उसके बाद बस वो वाइट ड्वार्फ बन के खत्म हो जाएगा, या फिर ब्लैक ड्वार्फ उन्होंने बनाया हुआ है, सही। ये तुम्हें जो है ना इसकी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, सही। अच्छा जनाब, और अगर मेन सीक्वेंस स्टार ब्लू मेन सीक्वेंस स्टार है, तो तुम्हारे पास रेड सुपर जाइंट बन जाता है, ओके। और रेड सुपर जाइंट के बाद जो है वो फिर उसके बाद दोबारा वो फिर सुपरनोवा बनता है, और फिर सुपरनोवा एक्सप्लोड होता है, तो वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। अभी से तुम्हें नाम पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसके बाद आता है, एंड दैट्स इट, ओके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। अच्छा, तुम्हारे पास ये जो बेसिकली नेब्यूला है, या स्टेलर नेब्यूला है जिसको हम कह रहे हैं, ये आपके पास जो होता है, ये तब होता है कि जब आपके पास हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा जो है ना एक जगह पे जमा हो जाते हैं, राइट। सो ये जो आपके पास है, ये बेसिकली यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल, ओके। सो ये आपके पास जो है प्लानिटरी नेबुला, आप इसको कह रहे हो, राइट। कि जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, सही है, डस्ट के पार्टिकल है, और ये डस्ट पार्टिकल जो है हाइड्रोजन गैस से करीब आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये जो है ना इनवर्ड कोलैप्स होता है, सही है, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, सही है। और जैसे ही ये इनवर्ड कोलैप्स होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है,
तो आपके पास ना प्रोटॉन स्टार बनने लगता है, ये प्रोटॉन स्टार बन जाता है। एंड फिर जब वो रिएक्शन स्टेबलाइज होता है तो फिर वो मेन सीक्वेंस स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। सही। हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम इसको अगर लिख लें, सो व्हेन सॉरी हाइड्रोजन गैस एंड dust particle collapse due to gravitational attraction. Okay. The hydrogen start fusing and proto proto star form. ओके। ये तुम्हारे पास जो है ना प्रोटो स्टार का कॉन्सेप्ट हो गया। सही हो गया। अच्छा जी। फिर प्रोटो स्टार के बाद जो है जब वो जब अच्छा ग्रेविटेशनल पुल क्या कर रहा है, सब चीज को एक दूसरे के अंदर क्रश कर रहा है। ओके। बहुत हाई डेंसिटी, जैसे ही तुम्हारे पास जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इवेंचुअली ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा, सारे पार्टिकल इनवर्ड एक दूसरे के अंदर घुस रहे होंगे। तो स्पीड बहुत तेज होगी, जब स्पीड तेज होगी काइनेटिक एनर्जी तेज होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। ओके। सो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए। ओके। सो सो ये हम कहते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अट्रैक्शन एक्सेलरेट द पार्टिकल्स पार्टिकल्स इसको छोटा कर देना चाहिए, तो इससे ज़्यादा बड़ा हो गया है। हम्म, 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 है ही। अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये सही। ओके। सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सेलरेट द पार्टिकल्स, सही है। एंड या इसको नीचे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है। उसके साइज को बड़ा रहने दो। एक मिनट, थोड़ी सी खुआरी करवा रहा हूँ, सॉरी। थोड़ा सा और। यार कम ऑन, पिक्चर नहीं लेनी है। बस सही। चलो, यहाँ पे हम ये बात लिख रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सेलरेट द पार्टिकल inward, okay, which increase their speed and so as kinetic
energy and hence temperature and density also increases. Okay, so तुम्हारे पास जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है तो सारी चीजें एक दूसरे के करीब आएंगी, जब सारी चीजें एक दूसरे के करीब आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, इन अ स्मॉलर यूनिट वॉल्यूम, बड़े ज्यादा चीजें आ गई हैं, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो डेंसिटी ज्यादा होने लगेगी, टेम्परेचर ज्यादा हो लगेगा क्योंकि मूव होने, राइट। तो उससे जो है फिर फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, राइट, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर और बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो है वो आपके फ्यूजन स्टार्ट कर देती है, राइट। तो जब वो फ्यूजन स्टार्ट हो गई तो आपके पास जो है वो प्रोटो स्टार बन गया, राइट। अच्छा, अब ये जो प्रेशर है ये जो जो स्टार होता है उसको आउटवर्ड एक्सपैंड कर रहा होता है, और जो ग्रेविटेशन पुल है वो इन्वर्ट कर रहा होता है, राइट। तो जब ये स्टेबलाइज हो जाते हैं तो हमारे मेन सीक्वेंस स्टार बन जाता है, राइट। तो हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन द आउटवर्ड प्रेशर balances out with अच्छा जी, with gravitational pull a main sequence star form. ओके, ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। अच्छा जी, मेन सीक्वेंस बन गया। अब ये मेन सीक्वेंस जो होगा ये तुम्हारे पास जो है ना इसके अंदर फ्यूजन चलती रहेगी फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हाइड्रोजन फ्यूज होता रहेगा, राइट। और ये हाइड्रोजन की जो फ्यूजन होगी ना ये बेसिकली जो है ना इसके लिए एनर्जी का काम कर रही होगी, राइट। सो अब आप ये कहोगे कि भाई इन मेन सीक्वेंस स्टार हाइड्रोजन fuses and and it enlight enlight this star. ओके, सही है। क्योंकि हाइड्रोजन जब फ्यूज होती है तो रेडिएशन जनरेट होती है, वो जो रेडिएशन होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती है, और वो जो है ना आपको, आप कह लो कि लाइट वेव को या लाइट रेस को रेडिएट करती है, तो उसकी वजह से वो स्टार लाइट अप हो जाता है, जिंदा हो जाता है, राइट। So main sequence star hydrogen in main sequence hydrogen fuses and it enlighten this star and the star comes into life, right। अच्छा जी, फिर ये फ्यूजन चलती है, सही है, हाइड्रोजन सारी फ्यूज होती है, फिर उसके बाद हीलियम होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होती है, फिर ये बड़े 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 मेटल तक चलते चलते जब तक आयरन नहीं आ जाता तब तक फ्यूजन चलती रहती है, राइट। पर खैर हमें बहुत आगे नहीं जाना, सही है। अम, हमें बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई फ्यूजन की वजह से जो है ना वो स्टार लाइट है, सही है। बस इतना पता होना चाहिए, काफी सही। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ। अब उसके बाद जो है, जहाँ तक हमारे पास ये हमने सारी बातें कर ली, जब हाइड्रोजन फ्यूज हो के भी जो है ना, फिर जब सारी हाइड्रोजन फ्यूज हो जाती है, फिर हीलियम जब बर्न होना शुरू हो जाती है तो फिर वो रेड जाइंट बन जाता है, सही। और फिर उसके बाद वो प्लैनेटरी नेबुला बनता है, राइट। कि जब उसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होती तो फिर वो प्लैनेटरी नेबुला बन जाता है, फिर उसके बाद वो वाइट ड्रॉप बन जाता है, कि जब इवेंचुअली उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें, सही। चलो, तो ये आपके पास जो है ना थोड़ा सा इस तरह से जो है ना इस स्टार जो है वो इस तरह से पैदा होते हैं, जिंदा होते हैं और फिर मर जाते हैं, सही है। और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर उनको लगता है इस प्रोसेस में, राइट। मतलब जैसे जो है ना सन हमारा एक स्टार है, सही। तो अब
ये जो चल रहा है ये कब से है, तकरीबन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर से अभी तक जो है ना वो सन है। और सन अभी तुम कह लो कि हम इसको कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार्स है। मेन सीक्वेंस स्टार है यानी सन अभी अपनी जवानी के अंदर है, तुम ऐसा इसको कह सकते हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। तो खैर यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें बता दी, सही है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास है मूवमेंट से रिलेटेड, राइट। क्या ये स्टार जो है ये मूव हो रहे हैं, तो ये मूवमेंट हमें कैसे पता चलेगी, सही है। सो इसकी मूवमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, बाय द वे, राइट। सो आ जाओ कॉस्मोलॉजी भी देखते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे क्लास। और फिर उसके बाद बाकी जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे ये छोटी सी चीज़ है, सही, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई कॉस्मोलॉजी, सही है। और इसके अंदर हमने ये देखना है कि भाई ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स। ओके, अच्छा जी। मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द स्टार्स को समझने के लिए जो है ना वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हबल्स लॉ को, सही है। कि भाई हबल्स लॉ क्या कहता है, सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई तो हमारे अंकल हबल जो था वो एक साइंटिस्ट है, एडविन हबल, एडविन हबल के नाम से थे, सही है। और उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज पर रिसर्च की, और उन्होंने फिर ये ना एक लॉ इन्होंने वो किया, सही है, हबल्स लॉ। हबल्स लॉ के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई द recessional recessional velocity is directly proportional to the distance. Okay, recessional mean moving away. Okay, if something is moving away from you, you use the word recession or receding away. Okay, so okay, so basically Hubble's law हमें ये कहता है कि भाई everything in the universe is moving away फ्रॉम अस। ओके, बेसिकली हम जो है ना वो क्या कहते हैं, आप कह लो कि हम एक एक ऑब्जर्वर हैं, सही। मतलब जो अर्थ है वो बेसिकली एक ऑब्जर्वर है, सही है। और एवरीथिंग फ्रॉम द अर्थ, एवरीथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट। तो हबल्स लॉ ने जो है ना, या जो जो हबल अंकल थे, इन्होंने हमें ये बता दिया कि भाई ये रिलेशन है, राइट। कि उनकी जो रिसेशनल वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विच विच दे आर मूविंग अवे is basically directly proportional with the distance, okay, with which they are moving, or with which they are moving away, right. So हम ये कहते हैं कि भाई v, which is the Hubble's which is the recessional velocity, is directly proportional to d, okay, and अच्छा जी, ओके। एंड यहाँ पे जो है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा के इक्वालिटी लगाए तो हमारे पास आ जाएगा एच नॉट एंड डी, वेयर एच नॉट इज द हबल्स कांस्टेंट, ओके, हबल्स constant, right? And the value of the Hubble constant is 2.18 exponent negative 18 per second. Okay, this is the value तुम्हें given होगी, सही। अच्छा जी, इन्होंने बेसिकली ग्राफ भी बनाया था, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ ऐसे दिख रहा था, सही है, सही है। और हम जो है ना यहाँ पे रिसेशनल वेलोसिटी ले रहे हैं और हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, राइट। एंड वी हैव लाइक हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, मेरे ख्याल से कोई 5 to 600 गैलेक्सीज का उन्होंने डाटा प्लॉट किया था। एंड जो ग्राफ आपको दिख रहा था वो ग्राफ
एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा था लाइक दिस, ओके। इस तरह का ग्राफ दिख रहा था, सही। और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट था, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, दैट इज बेसिकली द हबल्स कांस्टेंट, ओके। और अच्छा, अगर तुम इसका इन्वर्स निकालोगे ना ग्रेडियंट का, तो तुम्हें एज ऑफ द यूनिवर्स मिल जाएगा, राइट? एज ऑफ द यूनिवर्स, ओके। यानी एज ऑफ द यूनिवर्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 1/, द हबल्स कांस्टेंट करोगे, विच इज 2.18 exponent -18, right? So you will end up getting 13.4 billion, 13.9 billion years, right? So this is the age of the universe. This is the age of the universe, okay? Is that clear, guys? अच्छा, लेकिन स्टिल बात हमारी रह गई कि भाई आप कह रहे हो कि भाई एवरीथिंग इज मूविंग अवे, हाउ डू वी नो दैट, ओके? हमें कैसे पता चल रहा है? तो उसके लिए जो है ना हम उसके लिए हम एक एनालिसिस होता है, उसको हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, राइट? उससे हम देखते हैं कि भाई ये हमसे दूर जा रही है, हमसे करीब आ रही है, वो भी नहीं करना। ये डॉपलर्स इफेक्ट आखिरी चीज़ है इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, सही है। और उसको हमने देखना है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में फिर हमने क्वेश्चन करना है, और ये चैप्टर हमने कंप्लीट करना है, ओके। और मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन भी दे दूंगा। सो यहाँ से हमने नेक्स्ट क्लास में हमने करना है डॉपलर्स इफेक्ट, ओके। सो चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में डॉपलर इफेक्ट की आखिरी चीज़ है, डॉपलर इफेक्ट की। उसके बाद जो है वो हम कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन, वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। सो वो सब चीज़ें करके, और फिर उसके बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इसकी उस पर चले जाएँ, को पासवर्ड कर लें, और फिर आपके पास जो है ना ये तकरीबन सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, सही हो गया। चलें जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ Assalamu सर। चलें alaikum, जी, sir. ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।